नाम प्रहलाद राय, भिलवाड़ा जिले के एक छोटे से गांव से बिलोंग करता हूं। किसान परिवार में मेरा जन्म हुआ था। एक ऐसा गांव जिस गांव में आज दिन तक भी ग्रेजुएट लड़का मैं हूं, या मेरी एक बिटिया है, एक मेरा भाई है। एक ऐसा गांव जिस गांव में आज दिन तक भी रोड नहीं है साहब। एक ऐसा गांव जिस गांव में आज दिन तक भी कोई गवर्नमेंट जॉब में नहीं है। एक ऐसा गांव जिस गांव में आज दिन तक भी कोई बिजनेसमैन नहीं है साहब। एक ऐसे गांव से बिलोंग करता हूं। किसान परिवार में जन्म हुआ। कक्षा 5 तक मैं गांव में पढ़ा। उसके बाद मैं भिलवाड़ा आया और भिलवाड़ा पढ़ने लगा। जब कोई भी बच्चा गांव से जब शहर आता है तो शहर की चकाचौंध देख के उसके मन में भी सपने जगते हैं साहब। जी हाँ, ऐसे मन में सपने जगते हैं और मेरे भी इसी तरह के सपने जगे मन कि मेरे भी एक अच्छा सा मकान हो, मेरे भी अच्छी सी गाड़ी हो, मैं मेरे बच्चों को अच्छी पढ़ाई पढ़ा सकूं। इस तरह के मेरे सपने जगे। लेकिन जब मैं 6ठी तक पढ़ा, 7वीं पढ़ा, 8वीं पढ़ा, 9वीं पढ़ा, जब मैं कक्षा 10 में पढ़ रहा था तो एक दिन मेरे पिताजी ने बोला कि बेटा मैं तुझे नहीं पढ़ा सकता। मेरी उनसे पूछने की हिम्मत नहीं हुई क्यों, लेकिन बाद में पता चला कि उनकी फिजिकल फिटनेस की वजह से उनको नौकरी से निकाल दिया। परिवार में सबसे बड़ा मैं था। परिवार का जिम्मा मेरे पर आ गया। मैं कपड़े की फैक्ट्री में कपड़ा काटने का काम करने लगा था। कपड़े को समेटना और ये करने का काम करने लगा। इस तरीके से मैं काम करता रहा। धीरे धीरे काम करते 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 करते, लेकिन पढ़ने की इच्छा थी, क्योंकि सपना वो था कि पढ़ लिख के बड़ा आदमी बनना है, पढ़ लिख के सरकारी नौकरी लगनी है। तो मैं 10वीं के बाद में 11th मैंने प्राइवेट पढ़ा। फर्स्ट ईयर मैंने प्राइवेट किया, सेकंड ईयर मैंने प्राइवेट किया, और जब सेकंड ईयर प्राइवेट करने के बाद थर्ड ईयर में प्राइवेट किया। और जब थर्ड ईयर प्राइवेट करने के बाद मैं एक दिन पेपर पढ़ रहा था, तो पेपर में एक लाइब्रेरियन डिप्लोमा की एक निकला था एडमिशन के लिए। मैंने वो वहां फॉर्म भरा और मेरा लाइब्रेरियन में सिलेक्शन हो गया। मैंने लाइब्रेरियन का डिप्लोमा किया और लाइब्रेरियन का डिप्लोमा करके मैं वापस आया। और वापस आने के बाद में जिस फैक्ट्री में मैं काम कर रहा था, उन सेठ जी के पास गया कि सर मेरा लाइब्रेरियन का डिप्लोमा पूरा हो गया और मुझे वापस काम करना है, नौकरी करनी है। तो उन्होंने मेरे से एक बात पूछी कि प्रहलाद तेरी ग्रेजुएशन भी कंप्लीट हो गई, अब तू बता कि वापस कैंची पकड़ेगा या कलम। कैंची यानी कि कपड़ा काटने का काम करेगा, या अकाउंटेंट, तेरी ग्रेजुएशन भी हो गई तो तू अकाउंटिंग का काम करेगा। तो मैंने कहा कि न तो मुझे कैंची पकड़नी है और ना मुझे कलम पकड़ना है, तो फिर क्या करेगा। तो मैंने कहा मुझे मार्केटिंग में लगना है। तो उन्होंने कहा कि मार्केटिंग में, जहां तू अभी पहले 3,000 4,000 रुपए तेरे को तनख्वाह मिलती है और तू मार्केटिंग में जाएगा, तेरे को 800 900 रुपए में फ्रेश है हमारे लिए। तू तेरे को मार्केटिंग का कोई नॉलेज नहीं, तू मार्केटिंग में जीरो है। मार्केटिंग का कोई नॉलेज नहीं, तेरे को बोले कपड़ा काटने का नॉलेज है, कपड़े को प्रोसेस चेकिंग करने का नॉलेज है, सावटने का नॉलेज है, लेकिन मार्केटिंग के लिए तू जीरो है। तो मार्केटिंग के लिए तेरे को अगर मार्केटिंग में लगता है तो 800 से 900 रुपए मिलेंगे। मैंने उनसे एक ही बात कही, अगर मेरे में कुव्वत होगी और मेरे में अगर एबिलिटी होगी, मेरे में क्वालिटी होगी, तो मैं तनख्वाह में बढ़वा लूंगा, आप मुझे मार्केटिंग में लगना। और मार्केटिंग में मेरे को ये सोच क्यों आई, इसके पीछे जब मैं अभी देखता हूं, तो जिस समय मैं कॉलेज वहां लाइब्रेरियन का डिप्लोमा कर रहा था, तो एक बुजुर्ग से प्रिंसिपल थे। प्रिंसिपल साहब ने एक बात बोली कि कोई भी व्यक्ति 35 से 40 साल की एज तक ही कोई नया काम करने की रिस्क ले सकता था। 40 साल की एज के बाद में वो नया काम, किसी भी नए काम में हाथ नहीं डाल सकता। क्यों कि 40 साल से की एज के बाद में उसकी सोशल लायबिलिटी भी बढ़ जाती है, उसके खर्चे बढ़ जाते हैं और उसके वर्किंग एफिशिएंसी कम हो जाती है। मैंने कहा ऐसा कर, तो कहा साहब कि 35-40 साल के एज के बाद में अगर उसके परिवार में, घर में माता पिता अगर बुजुर्ग हैं, बुजुर्ग हो जाते हैं, तो समाज में आ नहीं जा सकते हैं, तो अब समाज में भी उसको आना जाना पड़ेगा। उसके शादी हो जाती, बच्चे हो जाते हैं, बच्चों को स्कूल में पढ़ाना होता है, कई तरह के माँ बाप के हॉस्पिटल के खर्चे हो जाते हैं, बीमारी के, तो दिन भर दिन उसके खर्चे बढ़ते जाते हैं। और प्लस टेंशन की वजह से जैसे से एज फैक्टर आता है, एज फैक्टर की वजह से कार्य करने की क्षमता कम हो जाती है, खर्चे। तो 40-45 साल की एज के बाद में, 40 साल की एज के बाद में व्यक्ति काम नहीं करता, व्यक्ति की ब्रांड इमेज काम करती साहब। तो मैंने कहा कि यार मैं ग्रेडिंग में, जहां मैं कपड़ा काटने काम कर रहा था, मुझे इसमें ऐसा कोई स्कोप नहीं लग रहा था। फिर मैंने कहा अगर मैं अकाउंटिंग का काम करूंगा, तो मैं देखता था कि जो अकाउंटिंग वाले लोग अधिकांश से चिड़चिड़ा हुआ करते हैं, किसी को कुछ बात कुछ बोलो वो आंखें भुआ चढ़ा के बात करते थे।
तो मैंने कहा यार अकाउंटिंग का काम ही नहीं करना। मैंने हमेशा हंसते खिसते खेलते हुए देखा मार्केटिंग वालों को, तो मैंने कहा यार मैं मार्केटिंग में काम करूंगा, और मैंने मार्केटिंग में काम करना शुरू किया। मार्केटिंग में मैंने 900 रुपए से काम करना शुरू किया। 900 रुपए से लगा, 1 महीना काम किया, 2 महीने काम किया, तीसरे महीने मैंने सेठ जी के सामने जाके खड़ा हो गया, साहब मेरी तनख्वाह बढ़ाओ। ऐसे करते करते 92 तक मेरी सैलरी हो गई थी साहब 4200 रुपए। उस जिस समय 92 में 4200 रुपए हुई, उसी समय मैंने जो लाइब्रेरियन का डिप्लोमा करके आया, उससे मेरे पास एक इंटरव्यू के लिए कॉल लेटर आता था, संस्कृत विद्यापीठ जयपुर। जी हाँ साहब, संस्कृत विद्यापीठ जयपुर से कॉल आता है कि साहब आपके पास इतनी तारीख को आके, लगभग मुझे याद है कि 14 जुलाई के आस 14 जुलाई थी से 14 जुलाई को मेरा वहां 14 जुलाई 1992 को संस्कृत विद्यापीठ जयपुर में आके मेरा इंटरव्यू था। वहां इंटरव्यू के लिए अब मेरे सामने दो तरह था कि मैं सरकारी नौकरी चुनूं या जो प्राइवेट सेक्टर में मार्केटिंग में जो मैं काम कर रहा था मैं उसको चुनूं। मैंने देखा कि जो 91 90 के आसपास के जो थर्ड ग्रेड के टीचर मेरे कुछ मिलने वाले जो मेरे क्लासमेट थे वो लगे थे, उनकी सैलरी का पे स्केल था 6 साढ़े 6 हजार रुपए। मैंने कहा यार 1990 में लगे, 6,500 में लगे, अभी तक भी इनकी सैलरी 6,500। मैंने कहा मैं 91 के अंदर मैं वापस मार्केटिंग में लगा, 2 साल के अंदर मेरी 900 रुपए से 4200 रुपए सैलरी हो गई, तो स्कोप कहां है। मैंने एक एनालिसिस किया, तो मैंने एनालिसिस करके ये पाया था, और मैं शुक्रगुजार हूं उस भगवान का, उस ईश्वर का, उस खुदा का, जिन्होंने मुझे यह मति दी कि प्राइवेट सेक्टर में ही काम करने का निर्णय लिया मैंने, सरकारी नौकरी को नहीं। क्योंकि उस समय मैंने यह निर्णय देखा कि सरकारी नौकरी में जो भी आपको पैसा मिलता है, आपकी डिग्री के हिसाब से पैसा मिलता है साहब। जी हाँ, आप कितने घंटे काम करते हैं, आपने कितनी एबिलिटी है, आप कितनी मेहनत से काम करते हैं, सिर्फ आपकी डिग्री के हिसाब से पैसा मिलता है। और प्राइवेट सेक्टर में पैसा मिलता है आपकी एबिलिटी के हिसाब से। वहां डिग्री नहीं देखी जाती, आप कितने घंटे काम करते हैं, कितने एबिलिटी से काम करते हैं, कितनी जिम्मेदारी से काम करते हैं, उसके हिसाब से पहले पैसा मिलता है। तो मैंने निर्णय लिया कि मैं सरकारी नौकरी नहीं करके मैं प्राइवेट नौकरी में ही काम करूंगा, और मैंने मार्केटिंग का काम किया। मार्केटिंग में मैं हेल्पर के रूप में से लगा, धीरे धीरे करते करते उस कंपनी में मैं मार्केटिंग मैनेजर बन गया। अब मार्केटिंग मैनेजर जब उस पोस्ट पे आया, तो मेरे लगा धीरे धीरे काम करता रहा, और उसी समय अगस्त 2000 में मेरे जीवन में यह आरसीएम बिजनेस आया। आरसीएम बिजनेस आया। आरसीएम बिजनेस जिनके माध्यम से मिला, मैं एक बार जोर चाहूंगा आपको जोरदार ताली उनके लिए, मिस्टर बीडी करवाजी के लिए। बीडी करवाजी से मेरे को यह बिजनेस मिला, और मैंने पहले महीने इस बिजनेस को ज्वाइन किया। और ज्वाइन करने के बाद जब मैंने पहले महीने कुछ काम किया, और काम करने के बाद पहले महीने मेरे की इनकम आई 546 रुपए। 546 रुपए की इनकम आई। फिर दूसरे महीने काम किया, दूसरे महीने लगभग 6,000 रुपए की इनकम आई। दूसरे महीने काम करने के बाद फिर तीसरे महीने काम किया, तीसरे महीने लगभग 12 से 13 हजार रुपए की इनकम आई। जो ही मेरे 12 से 13 हजार रुपए की इनकम आई, जिस कंपनी में मैं काम कर रहा था, उन सेठ जी ने बोला कि प्रहलाद, या तो आरसीएम करेगा या नौकरी करेगा। अब मेरे पास निर्णय था कि आरसीएम करूं या नौकरी। लेकिन मैंने जैसा कि आपको पहले बताया था कि मेरा एक किसान परिवार से मैं बिलोंग करता हूं, मेरा जॉइंट फैमिली थी, और मेरे पास लाइबिलिटीज थी, क्योंकि पिताजी नौकरी नहीं करते थे, परिवार बड़ा था। तो मैंने निर्णय लिया कि मैं क्या करूं। इस समय मैं असमंजस की था, घर वालों से पूछा, पत्नी से पूछा, पिताजी से पूछा, तो कहा कि नौकरी। और मैंने नौकरी की। नौकरी को नहीं चुना, मैंने नौकरी करता रहा। और नौकरी करते करते जब 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 5 महीना, 6 महीने तक मैंने इस तरह से नौकरी की। लेकिन संयोग से 26 जनवरी 2001 को 26 जनवरी 2001 को, जिस दिन उस कच्छ भुज में भूकंप आया था, उसी दिन मैंने मेरी नौकरी को रिजाइन किया किसी कारणवश। नौकरी को रिजाइन किया। अब नौकरी को रिजाइन किया तो क्या है कि जो 6 महीने तक मैंने आरसीएम को किया नहीं था, तो हुआ क्या कि जिन लोगों को मैंने ज्वाइन करवाया था, उन लोगों को मैं सपोर्ट नहीं कर पाया, उन लोगों को मैं आगे कुछ हेल्प नहीं कर पाया। तो वो सारे के सारे बिजनेस जो है लोग, उन लोगों ने भी काम करना बंद किया, और मेरा बिजनेस वापस जीरो हो गया बिल्कुल। लेकिन अब मैंने कहा मैं क्या करूं, पैसा चाहिए, रोज दूध दूध का पैसा चाहिए, सब्जी का पैसा चाहिए, मकान का किराए का पैसा चाहिए, क्या करें। तो नौकरी की सोची, तो मैंने कहा नौकरी कैसे नौकरी करें, तो कपड़े की फैक्ट्री में वापस उसमें मार्केटिंग में लगना नहीं था, क्योंकि उसे, तो मैंने कहा क्या करें, तो मैंने कपड़े की एजेंसी का काम शुरू किया। कपड़े की एजेंसी का काम शुरू किया। साल से 6 महीने तक मैंने कपड़े की एजेंसी का काम किया, और 6 महीने में मेरी लगभग 1 करोड़ की सेल हुई, और इतना बढ़िया काम चला। लेकिन बात वही, काम आपका कितना ही बढ़िया चल रहा है, लेकिन पैसा एजेंसी में, कपड़े की एजेंसी में भी पैसा जो है 1 साल 1.5 साल बाद आता है। 1 साल 1.5 साल बाद पैसा आता है। तो मैंने कहा यार क्या करें, यहां तो अपने को रोज पैसा चाहिए, बच्चों की स्कूल का पैसा चाहिए, स्कूल की फीस का पैसा चाहिए, मकान का किराए का पैसा चाहिए, क्या करें।
फिर मैंने निर्णय लिया कि मुझे वापस नौकरी करनी है, लेकिन इस बार नौकरी ऐसी करनी है कि चाहे तनख्वाह कम मिले, लेकिन उसके साथ आरसीएम बिजनेस को पार्ट टाइम मुझे करने की परमिशन मिले। जब मैं आरसीएम में नौकरी ज्वाइन कर रहा था तो कई लोगों ने मेरे को टोका कि प्रहलाद जी, ये क्या कर रहे हो आप? 6 महीने में आपने 1 करोड़ की बिजनेस एजेंसी में सेल कर ली। कई ऐसे एजेंट हैं जो कि 2-2 साल, 4-4 साल, 5-5 साल से एजेंसी कर रहे हैं, लेकिन उसकी एक पूरे साल भर की 1 करोड़ की एजेंसी का सेल नहीं होता। आपने 6 महीने में एजेंसी का सेल कर लिया और दूसरा भी आप बंद करोगे तो आपका पैसा डूब जाएगा प्राइवेट सेक्टर में। तो मैंने उनसे एक ही बात कही कि मुझे इस बात का पता है कि मेरी एजेंसी बढ़िया चल रही, सब कुछ बढ़िया चल रहा, लेकिन इसमें यही बात है कि जब तक मैं काम करूंगा, जब तक कि ये पैसा, इसमें से पैसा आता रहेगा। दूसरा बात, इसमें पैसा जो है इतना लेट आता, मुझे पैसा अभी चाहिए, क्योंकि अभी कहते हैं ना, भूखे पेट ने भजन गोपाला, पैसा तो अभी चाहिए हमारे को। तो मैंने ये निर्णय लिया और नौकरी से क्या, और नौकरी के साथ साथ मैंने आरसीएम बिजनेस को करने का निर्णय लिया। अब निर्णय तो लिया मैंने, लेकिन मैं उसको अभी पहले मैंने नौकरी की, दूसरे महीने के संयोग ऐसा हुआ कि सेकंड एनिवर्सरी जयपुर में, जब बिरला ऑडिटोरियम में एनिवर्सरी हुई, तो मुझे उस प्रोग्राम को देखने का मौका मिला। मैं उस प्रोग्राम में गया, सबसे पीछे में खड़ा था, सबसे पीछे में बैठा था। इतनी भीड़ थी कि मैं इधर खड़ा था, लेकिन जब मैं वहां देखता हूं स्टेज पे एक व्यक्ति आता है और एक व्यक्ति आके बोलता है कि मैं अनपढ़ हूं और आरसीएम बिजनेस से मैंने टेक्निकल के मुकाम पे पहुंचा हूं और मेरी 45,000 रुपए महीने की इनकम था। तब मेरे मन में झटका लगा कि एक अनपढ़ व्यक्ति 45,000 रुपए की इनकम कर सकता है, तो अपने कर। और ये प्रोग्राम था लगभग सितंबर अक्टूबर की बात है, अक्टूबर 2000 की बात है, 2002 की। और मैंने अक्टूबर 2002 के बाद में मैंने निर्णय लिया कि मुझे ये बिजनेस को पूरा करना है। अब बात कही बिजनेस को करने की, तक तो करे, क्योंकि मेरा जो सर्कल था वो गांव का सर्कल था। मैंने कहा ना, किसान परिवार, और गांव में सारे लोग धोती और साफा पहनते थे। जब मैं उनको कपड़े की किट लेके जाता था, पैंट पीस और शर्ट पीस की, वो कहते साहब मैं तो धोती पहनता हूं, ये पैंट पीस और किट पीस हमारे, हम क्या करेंगे इसका। तो मैं उनसे एक ही बात, तो मैंने कहा यार क्या करूं, जिससे बोलता तो पैंट पीस और पैंट शर्ट, इसको क्या करें। तो मैं बड़ा परेशान था। तो मैंने देखा कि मेरे साथ में जो कुछ लोग काम करते थे, उनमें से एक बंदे को मैंने ज्वाइन करवाया, और ज्वाइन करवाने के बाद में जब मैंने कहा यार उसको ज्वाइन, मैंने कहा तेरी, तू बता तेरी लिस्ट है। तो उसने कहा साहब भिलवाड़ा है, और भिलवाड़ा में तो सब पैंट पीस का ये गढ़ है, शूटिंग का गढ़ है, तो यहाँ कोई नहीं, लेकिन मेरे एक परिचित है लखनऊ में, अपन उसको शुरुआत करा। और उसने लखनऊ वाले व्यक्ति को ज्वाइन करवाया, और लखनऊ वाले व्यक्ति ने किसी एक कानपुर में एक रेलवे के ड्राइवर को उसको ज्वाइन करवाया। और मैंने जब लखनऊ वाले व्यक्ति से जब बात की कि यार तेरी और कोई लिस्ट हो, तो उसने कहा सर मेरे यहाँ नहीं, क्योंकि मेरा पहले का जो फेस वैल्यू ठीक नहीं, क्योंकि मैंने मनी सर्कुलेशन की कई कंपनियां की, मैंने मनी मार्केटिंग में काम किया, लेकिन मेरी जान पहचान केलकटा में था। तो मैंने कहा आप केलकटा जाए, वहां तैयारी करें। उन्होंने कहा था अभी केलकटा जाने की वजह से नहीं, लेकिन अगर मुख्य, मैंने जिस व्यक्ति को ज्वाइन कराया वो रेलवे का ड्राइवर है, अगर वो कभी केलकटा जाएगा तो मैं उसके साथ जाऊंगा। और संयोग ऐसा हुआ कि मुकेश की, उस जो रेलवे ड्राइवर था, उसकी ड्यूटी रावड़ा जाने की लगी, और उसके साथ वो बैठ के कलकत्ता गए, और कलकत्ता जाने के बाद में उन्होंने 5-7 लोगों को ज्वाइन करवाया। और ज्वाइन करवाने के बाद मैंने क्या किया कि लोगों से नीचे जो भी लोग ज्वाइन होता, उन लोगों से मैं बात करता रहा था, डेप्थ से डेप्थ, डेप्थ से डेप्थ, डेप्थ से डेप्थ, डेप्थ से डेप्थ में फॉलो करता रहा, फॉलो करता रहा मैं डेप्थ से डेप्थ, और डेप्थ से डेप्थ फॉलो करते 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 लोगों से मैं फोन, क्योंकि मैं नौकरी करता था, नौकरी के साथ साथ मैं लोगों से बात करता रहता था, डेप्थ टू डेप्थ, डेप्थ टू डेप्थ जाता रहता। तो मेरी सबसे पहले लंबी लिस्ट नहीं थी, लेकिन मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि जिस तरीके से आप अपने बच्चे का संबंध किसी के साथ, किसी के बच्चे का संबंध कर लेते हैं, बच्चे से जब तक संबंध नहीं करते हैं, जब तक वो आपके रिश्तेदार नहीं बनते, लेकिन बच्चे से जो संबंध हुआ, आपके बच्चे का संबंध है, वो आपके रिश्तेदार बन जाते, अब उनके रिश्तेदार भी आपके रिश्तेदार हो जाते। तो ऐसे मेरी भी लिस्ट नहीं थी, लेकिन मैंने एक व्यक्ति को ज्वाइन कराया, और उससे लखनऊ वाले ने जो कराया, लखनऊ वाले ने फिर कलकत्ता में ज्वाइन करवाया, और मैंने उनकी लिस्टों पे काम करना शुरू किया। तो आप घबराना मत दोस्तों, कोई फर्क नहीं पड़ता आपकी नहीं, किसी सिर्फ एक व्यक्ति की अगर लिस्ट पे भी आप काम करना शुरू करेंगे ना, तो भी आप कामयाब हो जाएंगे। दूसरा जो है कि मेरे पास एक, मैं क्या गांव से बिलोंग करता था, गांव से था, गरीब परिवार से था, तो मेरे पास पब्लिक स्पीकिंग का फियर था। और आरसीएम बिजनेस में एक इस तरह की पहचान बन चुकी थी कि ये पर्दे के पीछे का आदमी है, ये बोलते बहुत कम है। तो आज सबसे मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि आज के प्रोग्राम में आप कमेंट्स करके बताएं कि मेरा बोलना कैसा कैसा मैं बोल रहा हूं। आप थोड़ा सा कमेंट्स दें और बात करें कि क्या मैं आपको सही कर रहा हूं, तो सही आपकी बात को मैं अपने कन्विंस कर पा रहा नहीं कर पा रहा। और देखिए कि ये अपने आप को साबित करने, ये इस लॉकडाउन में मैंने अपने आप में बहुत परिवर्तन किया था। और
मेरे पास पब्लिक स्पीकिंग का डर था और कई सारे जब मैं पहली बार स्टेज पे गया था सूरत की एनिवर्सरी में, फोर्थ फिफ्थ एनिवर्सरी में, तो जब सूरत की एनिवर्सरी में गया तो मेरा आप देखेंगे फोर्थ एनिवर्सरी की सीडी में, तो मेरी बिल्कुल आंखें बंद, पसीना, स्टेज पे इतना डर लग रहा, पूरी धूपने जैसे छूट रही, पसीना पसीना हो रहा। और जब माइक हाथ में दिया, बोलने का मौका मिला, तो सिर्फ एक ही बात निकली थी कि एक आदमी पूरे जीवन 30 साल की जिंदगी में जितना कमाता है, आरसीएम बिजनेस उसे मात्र 3 साल में देता है। लेकिन फर्क यह है कि जो आदमी 30 साल में जितनी मेहनत करता है, अगर उतनी मेहनत आरसीएम बिजनेस में अगर 3 साल में कर ले तो वो भी कामयाब हो जाता है और उसकी आने वाली पीढ़ियां हैं उनकी भी भविष्य कामयाब हो जाता है। तो दोस्तों, मैंने एक बार ये बात कह के और मैं तुरंत आंखें बंद डर रहा से नीचे, तो ये पब्लिक फीलिंग का डर था। तीसरा मेरा था कि मेरे पास परिवार की लायबिलिटी थी, क्योंकि परिवार में सबसे बड़ा मैं था और मेरे पास सफिशिएंट इतना पैसा भी नहीं था, क्या करें, और गरीब परिवार में था और लेक ऑफ नॉलेज था कि मेरे पास इतना नॉलेज नहीं थी। लेकिन मैंने इन सबको ओवरकम किया। इसकी वजह क्या थी कि मैंने हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड रखा। मैंने हमेशा, और पॉजिटिव एटीट्यूड क्या साहब, जब मैंने लाइब्रेरियन का डिप्लोमा किया था तो उस प्रिंसिपल साहब ने एक बात कही कि अगर आप अपना जीवन बदलना चाहते हो तो अच्छी किताबों को अपना दोस्त बना लो। अगर आपके पास कामयाब लोग नहीं मिलते और उनकी संगत नहीं मिलती तो आप किताबों को संगत बना लो। और सन 1990 के आसपास में पॉजिटिव, इस तरह से पॉजिटिव बुक्स के अंदर जो राइटर था हुआ करते थे, सिर्फ एक ही राइटर हुआ करता था, स्वेट मार्टन। और मैंने स्वेट मार्टन को खूब पढ़ा साहब। जब स्वेट मार्टन को पढ़ा तो उससे मेरी जिंदगी में, मेरी थॉट में परिवर्तन आया। तो मैंने हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड सिखाया। दूसरा, मेरे को फेथ था, मेरा कॉन्फिडेंस था और कमिटमेंट के साथ मैंने निर्णय कर लिया था कि मुझे करना ही करना। और मैंने खूब हार्ड वर्किंग की साहब। मैंने एक यूं समझे तो एक डायरेक्ट सेलिंग में मेरे को एक अपवाद भी समझ लिया, क्योंकि मैं स्टेज पे जब पहले स्टार रूबी आया था तभी मैं स्टेज पे गया। इससे पहले लोग मेरे को ये नहीं जानते थे कि मैं नेटवर्किंग करता हूं या डायरेक्ट सेलिंग आरसीएम बिजनेस करता हूं या नहीं करता हूं। इससे पहले लोग मेरे को नहीं जानते थे कि आरसीएम बिजनेस करते हैं या कुछ करते हैं। तो ये लेकिन मैं डेली काम करता था। लोग कहते हैं कि कैसे, उस 4.5 साल के पीरियड में मेरा एवरेज वर्किंग आवर्स हुआ करता था 20 से 22 घंटा। जी हाँ, 20 से 22 घंटा। एक मतलब एवरेज में 4.5 साल में मात्र 2 घंटे से 2.5 घंटे सोता था साहब, बाकी मैं ये काम करता था। लोग, जहां मैं रहता था किराए के मकान में, रात को जब मैं फोन पे बातें करने के लिए छत पे जाके घूमता था तो लोग मुझे कहते हैं कि ये तो बकता रहता है, इसको तो पता नहीं क्या बोलने की बीमारी लग गई, ये तो पागल हो गया। लेकिन मैं दोस्तों आपसे कहता हूं कि आप सही दिशा में जा रहे हैं, सही दिशा में जा रहे हैं बिल्कुल। तो मैंने खूब हार्ड वर्किंग की साहब और मैंने एक रेस्पॉन्सिबिलिटी ली, जिम्मेदारी के साथ किया और फोकस ऑन बिजनेस। मैंने पूरा फोकस बिजनेस पर रखा और नौकरी और फोकस में। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं मेरी पत्नी को और बहुत शुक्रगुजार हूं मेरी धर्म पत्नी का, जिन्होंने 4.5 साल तक मुझे परिवार का सारा, बच्चों की स्कूल में एडमिशन करवाना, बच्चों के कपड़े लाना, बच्चों की स्कूल फीस जमा करवाना, समाज के अंदर कोई भी कार्यक्रम हो रहा तो वहां उसको जाना, समाज में अगर किसी तरह की शादी ब्याह या कपड़े लत्ते ले जाने तो वहां उसको जाना, माता पिता को संभालना, सारा जिम्मा मेरी धर्म पत्नी ने संभाला है। तो अनपढ़, लेकिन मैं कहता हूं उसका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं। और मैं ईश्वर से आशा यही प्रार्थना करता हूं कि मुझे हर जन्म में मुझे ऐसी पत्नी मिले जिन्होंने मेरा कदम से कदम मेरा साथ दिया और मैंने मेरा फोकस पूरा बिजनेस पे रखा। आपसे भी मैं ये कहता हूं कि आप अपने फोकस को पूरा बिजनेस पर रखिए। और मैंने लोगों के साथ बहुत अच्छे गुड रिलेशनशिप बनाने पे काम किया। सिर्फ मैं लोगों से संपर्क और रिलेशन संबंध बनाने पे काम किया, संबंध बनाता, उनसे अच्छे रिश्ते बनाता। और मैंने कहा ना कि अगर लोग मेरे को पसंद करते हैं तो मेरी अच्छाइयों को भी पसंद करेंगे और मेरी बुराइयों को भी पसंद करेंगे। तो मैंने लोगों से रिलेशन बनाने पे काम किया और डेप्थ टू डेप्थ 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 नीचे काम करता गया। लगभग मेरी 108वीं डेप्थ में जब मुझे मिस्टर संजीव गोयनका मिले, तब मैं, जब तक पहले मैं हर महीने लगभग 1 दिन 2 दिन के लिए मैं केलकटा जाता था, लेकिन जब 108वीं डेप्थ में मिस्टर संजीव गोयनका मिले, उसके बाद जब उन्होंने वहां सिस्टम को खड़ा किया, उसके बाद सीधा मैं केलकटा 2 साल बाद गया साहब। तो मैंने सिस्टम बिल्ड करने पे काम किया और डेडिकेशन पे काम किया, डेडिकेशन पे काम किया। आज मैंने ये इस तरह से पार्ट टाइम बिजनेस किया और पार्ट टाइम में आप भी कर सकते हो। लेकिन मैंने मेरी जिंदगी को बदल दिया
ये सब लेकिन क्या आप बदलना चाहते हैं? मैंने मेरे सपने के जैसे मैंने फाइनेंशियल सिक्योरिटी हो गई। मेरा सपना था कि कार, तो मैंने मेरी कार ले ली। मेरा पहले गांव में घर था, कच्चा मकान था, तो कच्चे से पक्का बना दिया। मेरे बच्चों को अभी मैं अच्छी 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 स्कूल में पढ़ा पा रहा हूं। अब मेरी लाइफ और वर्किंग के दोनों को मैं बैलेंस कर पा रहा हूं। आप भी चाहते हैं? अगर आप भी बनाना चाहते हैं तो होता क्या है, कहते हैं ना, एक इच्छा कुछ नहीं बदलती। इच्छाएं, लोग, मेरी भी इच्छाएं बहुत थी, सब कुछ था, लेकिन एक इच्छा कुछ नहीं बदलती, एक निर्णय कुछ बदलता है। निर्णय लिया मैंने आरसीएम बिजनेस करने का, निर्णय लिया, लेकिन एक निर्णय कुछ बदलता है, लेकिन एक विश्वास सब कुछ बदल देता है। तो दोस्तों, आप इसको निर्णय लें और इस आरसीएम बिजनेस पर विश्वास करें और विश्वास करके इसके साथ काम करना शुरू करें, ताकि आप भी कामयाब बने, आप भी अपनी सपनों की जिंदगी जी सकें। आज हम बात करते हैं हमारे जीने की कॉस्ट क्या है साहब, लाइफ कॉस्ट ऑफ लिविंग, यानी कि जीने की कॉस्ट क्या है। अगर हम बात करते हैं, अगर देखते हैं कि 1920 में, अगर हम हमारे पूरे पूर्वजों से अगर बात करें, पिताजी से, दादाजी से, उनसे बात करते हैं, तो बोलते हैं 1920 में अगर किसी परिवार का अगर 1 रुपए की इनकम हुआ करती थी, तो भी वो परिवार आसानी से जीवन यापन कर लेता था। आज अगर 1920 के बाद में 1940 में जिस परिवार की इनकम 10 रुपए हुआ करती थी, वो भी अपने परिवार का भरण पोषण बढ़िया कर लेते थे साहब। 1940 के बाद 1960 आया। 1960 में एक परिवार की इनकम, जिस परिवार की इनकम 100 रुपए हुआ करती थी, वो अपने भरण पोषण और अपनी अच्छी लाइफस्टाइल जी लेता था साहब। 1980 में फिर 1000 रुपए, यानी कि देखा जाए तो हर 20 साल बाद में एक जीरो लग रहा है। और 2000 के अंदर 10,000 रुपया, और 2020 के अंदर जिस परिवार की इनकम अगर 1 लाख रुपया है, वो 1 लाख रुपए वाला लग्जरी लाइफ नहीं जी सकता साहब। जिस परिवार की इनकम अगर 1 लाख रुपया, वो लग्जरी लाइफ नहीं जी सकता, सिर्फ एसेंशियल नेसेसिटी लाइफ को जी पाता है। उसके परिवार में अगर कोई क्रोनिक डिजीज आ जाए तो उसका इलाज नहीं करा पाता था, अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन नहीं दिला पाता। लेकिन आप देखो कि 2020 में जब चल रहा, तो 2040 भी आने वाला है, और 2040 में अगर हर पिछले अगर विगत देखें तो हर 20 साल में एक जीरो लग रहा, तो 2040 में भी एक जीरो और लगेगा। तो कितनी इनकम लगेगी साहब, चाहिएगी 10 लाख रुपया। क्या है था आपके पास ऐसा कोई जरिया? अगर ऐसा कोई 10 लाख रुपए महीने का कमाने का अगर ऐसा कोई जरिया नहीं है, तो ओनली फॉर आरसीएम बिजनेस, ओनली फॉर आरसीएम बिजनेस, ओनली फॉर आरसीएम बिजनेस। अब आप अपने किस पे निर्भर, हम देखें कि हम हमारे सपनों को कैसे करते हैं, कैसे पूरा करने पे काम करता है। एक आदमी 18 से 20 साल की एज में काम करना शुरू करता है, 40 साल तक खूब जी तोड़ के मेहनत करता है, और जब तक काम पर जाता है, जब तक पैसा आता है, काम पर जाता है, पैसा आता है, बॉडी एक्टिव, जब तक पैसा आता, काम 40 साल की एज के बाद में 60 साल पे जब वो रिटायर्ड होता है, 60 से रिटायर्ड होने के बाद में कोई काम नहीं तो कोई पैसा नहीं। यानी कि हम जो करते हैं इसे हमारी एक्टिव इनकम पे काम करते हैं। यानी कि जब तक हम डांस करेंगे तो पैसा आएगा, डांस करना बंद, पैसा आना बंद। तो ये एक्टिव इनकम पे काम करते हैं। और मैं एक किताब पढ़ रहा था साहब, वारेन बफेट की, कि मैं वारेन बफेट बोल रहा हूं, और वारेन बफेट साहब एक ही बात बोलते हैं कि दुनिया में 95% लोग गरीब इसीलिए हैं क्योंकि वो लोग एक्टिव इनकम पे काम करते हैं। अगर गरीब व्यक्ति से अगर आपको अमीर व्यक्ति में बनना है, तो आपको कोई ना कोई पैसिव इनकम के लिए काम करना शुरू करना पड़ेगा साहब। वो एक बात बोलते हैं कि एक दिन के अंदर 24 घंटे होते हैं और एक महीने में 720 घंटे होते हैं। अगर आप 8 से 10 घंटा रोज काम करते हैं तो एक महीने के 300 घंटे आप काम करते हैं, और 300 घंटे आप काम करते हैं, 720 घंटों में से 300 निकालो तो पीछे 420 घंटे बचते हैं। 420 घंटों में से आप नहाने धोने, खाने पीने, अगर इन सब में भी अगर रोज आपका 8 से 10 घंटा निकालते हैं तो 300 घंटे उसके निकल जाते हैं, तो पीछे 120 घंटे बचते हैं। और 120 घंटों में अगर आप कुछ भी काम नहीं करेंगे, उस समय को आप वेस्ट करेंगे साहब। आप टीवी देखने में, अड़ोसी पड़ोसी के साथ गप लगाने में, या कुछ न कुछ एक दूसरे की ईर्ष्या करने में, इधर की उधर बातें करने में, फलाने के ये हो गया, उसके ये हो गया, उसके घर पे ऐसा हो गया, उसका बेटा ऐसा है, उसकी बेटी ऐसी है, आप गप सप लगाने में बात करेंगे साहब। तो मैं वारेन बफेट साहब बोलते हैं कि अगर आपको अमीर बनना है, तो आप जो भी काम कर रहे हैं उस काम के साथ में 1 से 2 घंटा आप अपने शेड्यूल को इस तरह से चेक करिए, जो समय आपका वेस्ट जा रहा है उस वेस्ट टाइम को आप आरसीएम में इन्वेस्ट कीजिए साहब। ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से आप अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए हर महीने 1000-2000 रुपया आप बैंक में बचत करते हैं, लड़की की शादी के लिए हर महीने जो भी पैसा होता है वो बचत करते हैं,
जब 10 साल 15 साल बाद लड़की की शादी करनी होती है, बच्चे को पढ़ाना होता है, तो वही पैसा एक दिन बड़ा होके आता है। और जब लाख 1.5 लाख 2 लाख रुपए हो जाता है, जब शादी करनी होती है, तो अड़ोसी पड़ोसी रिश्तेदारों मामा चाचा ताऊ से बोलते हैं कि मेरे पास मेरे खाते में 2 लाख रुपए है, शादी में 2.5 3 लाख रुपए लगेगा, लाख रुपए आप उधार दीजिए। क्योंकि वो जो पैसा है ना, उससे आपको 1.5 2 लाख की जो आपने बचत की ना, उस बचत से आपको बल मिलता है, आपके अंदर जोश आता है। लेकिन वो 2.5 लाख रुपए की बचत एक दिन ही हुई साहब, आपका 15 साल की बचत है। इसी तरीके से मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि अगर आप जो 2 घंटा टीवी देखने में या इधर की उधर गपशप करने में जो आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं, उस टाइम को आप आरसीएम में इन्वेस्ट करिएगा। 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल 6 साल 7 साल 8 साल 9 साल 10 साल, 10 साल बाद में जिस तरीके से वो पैसा इतना बड़ा होकर आया, इसी तरीके से आपका जो 2 2 घंटे का जो टाइम इन्वेस्ट किया हुआ, ये आपके दिन एक दिन बड़ा होकर आएगा और आप आर्थिक आजाद हो जाएंगे। ये निर्णय आपको लेना साहब, केवल इच्छा होने से नहीं होगा, निर्णय लेना पड़ेगा और आपको विश्वास करना पड़ेगा, विश्वास करना पड़ेगा, है ना। तो आपको तैयार हैं आप? देखिए कि यह आर्थिक कि आप आरसीएम बिजनेस में 2 से 4 साल 5 साल में आप अच्छा सा मन लगाकर काम कर लीजिए और बाद में आप खूब 5 साल कहते ना कि या तो 5 साल गधे की जिंदगी जी लो और 45 साल राजा की तरह जिंदगी जी लो, या 5 साल एक राजा की राजकुमार की तरह जिंदगी जी लो और 45 साल गधे की जिंदगी जी लो। ये निर्णय आपका दोस्तों। आपको अगर 5 साल इस आरसीएम बिजनेस में खूब एफर्ट्स लगा सकते हो तो जी हाँ, आप इसमें पैसिव इनकम पा सकते हैं। मैं एक बहुत बड़ा उदाहरण देता हूं आपको। 2012 के करीब मेरे परिवार में एक के बाद एक के बाद एक के बाद कई तरह की ट्रेजेडी हुई। जब कंपनी खुलने के बाद में सबसे पहले मेरा बेटी का एक्सीडेंट डेथ हुआ। उसके बाद मेरी बड़े माताजी है, उनका देहांत हुआ। फिर उस सदमे से मैं उभर के आया और उसके बाद मेरी माताजी है, वो गिर गई तो उनके कुल्ले का फ्रैक्चर हो गया। वहां उनसे उभरा, उनसे उभरने के बाद फिर क्या हुआ कि मेरे बड़े पिताजी वो एक्सपायर हो गए। फिर उस सदमे से उभरा, कुछ कुछ दिन और निकले, साल 2 साल निकले और 16 अप्रैल 2016 को मेरी माताजी गिर गई। मेरी माताजी गिर गई तो उनको हॉस्पिटल एडमिट करवाया। हॉस्पिटल एडमिट करने कहा कि नॉर्मल है, ठीक है, लेकिन हॉस्पिटल रख लेते हैं। लेकिन ठीक दूसरे दिन देखे तो अनकॉन्शियस हो गई और साहब वो उसको हॉस्पिटल में लगभग 6 महीना वो आईसीयू में एडमिट रही और 72 इयर्स की एज में 5 बार उनका ब्रेन का ऑपरेशन हुआ। उस समय आप जरा कल्पना करें कि मैं 4 से 5 साल तक मैं आरसीएम बिजनेस में कोई एक्टिव रूप से मैं एक्टिव नहीं रह सका, फील्ड में नहीं निकल सका, कुछ नहीं कर सका। लेकिन ये शुक्रगुजार हूं उस परमात्मा का, जिस समय उन्होंने मेरे को ये निर्णय, ये मति दी कि मैं आरसीएम बिजनेस को करूं और इसको ज्वाइन करके इसमें काम किया। और जब मैंने ये इस पे देखा कि उस 5 साल तक मुझे हर महीने आरसीएम से पैसा आ रहा था। अब मैंने अपने आप को रियलाइज किया, देखा कि अगर चाहे मेरा कितना भी बड़ा शोरूम होता, अगर मैं 5 साल तक उस शोरूम के शटर को अगर मैं ऊपर नीचे नहीं करता तो क्या मेरे इनकम आती? जी हाँ, कोई इनकम आती? आप जवाब दिए, मैं देख नहीं आती साहब। और उस समय मुझे सख्त जरूरत थी पैसों की, क्योंकि हॉस्पिटल में पैसा चाहिए, घर के पैसा चाहिए, रोज पैसा, ऑपरेशन के लिए पैसा चाहिए, लेकिन नहीं आती। तो जी हाँ साहब, आपको पैसिव इनकम, ये पैसिव इनकम का जरिया है। 4 से 5 साल आप इसमें मन लगाकर काम कर लीजिए, आप हमेशा आप पैसिव इनकम पे आएगा। वैसे अगर आप आरसीएम नहीं करें तो पैसिव इनकम का आपके पास और जरिया है कि अच्छी सी किताब लिख लीजिए और वो किताब खूब भी किताब बिकेगी। जब जब भी किताब बिकेगी आपको पैसा आएगा। या फिर अच्छा सा कोई गाना गा लीजिए, हिट सॉन्ग, जो आपका गाना अगर हिट हो जाता है और जब जब भी वो गाना लोग सुनेंगे उससे आपका पैसा आएगा। या फिर आप इन्वेस्ट कर लीजिए, इतना इन्वेस्ट कर लीजिए कि आपके पास इतना पैसा हो कि उसको इन्वेस्ट करके किराया आ जाए, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर ले जिससे पैसा आए। अगर साहब नहीं, अगर पैसा नहीं है तो आपके पास सिर्फ आरसीएम बिजनेस है पैसिव इनकम पाने के लिए। आप पे सिर्फ सिर्फ और सिर्फ आरसीएम बिजनेस है पैसिव इनकम के लिए। और मैं एक आंकड़ा देखा था मैंने कि भारत के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट यानी कि बेरोजगारी इतनी है और उस बेरोजगारी में सबसे ज्यादा बेरोजगार है साहब पढ़े लिखे लोग। क्योंकि जब व्यक्ति कहते हैं कि जब व्यक्ति पढ़ जाता है तो न तो घर का रहता है और न घाट का रहता है, कहते हैं धोबी का कुत्ता न घर का और न घाट का।
इसी तरीके से पढ़े हुए लोग न तो खेती को कर पाते हैं और न कोई काम कर पाते कम ठाने। उनका होता है कि साला मैं तो साहब बन गया, मेरे को इनको नौकरी चाहिए मुझे, और नौकरियां है नहीं साहब। ये देखिए कि प्रकृति की कितनी बड़ी देन है। प्रकृति देखिए कि कितना अपने आप को, आप यूं देखें कि कितना इस तरह से प्रकृति का देन है कि पहले व्यक्ति पढ़ लिख कर गांव से शहर की तरफ गया और शहर में आके नौकरियां धंधा करने लगा। इस कोरोना ने लोगों को शहरों से वापस गांव भेज दिया और आज वो शहरों से अपने जाके, अब मैं देख रहा था आज पेपर में कि लोग साहब कोई तरबूजे की खेती कर रहा है गांव में जाके, कोई खेती ऑर्गेनिक खेती पे काम कर रहा है, कोई किस पे काम कर रहा है ना। तो देखिए कि आपको जो है कि अपने पास स्किल जो है कि हमें अनएम्प्लॉयमेंट है और इस समय सबसे बढ़िया मौका है साहब। लोगों के पता नहीं, लोगों के मन में जितने बेरोजगार लोग बैठे हुए हैं, आने वाले समय में भारत के अंदर 13 से 14 करोड़ लोगों की नौकरियां जाएगी। 13 से 14 करोड़ लोगों की नौकरियां जाएगी और वो सारे के सारे आपके बिजनेस में आएंगे। जो भी आज नए लोग हैं उन्होंने आज निर्णय लिया आने का, क्योंकि वो पॉजिटिव सोच रहे हैं। और बाकी अब इस लॉकडाउन के दौरान में लोगों के गृह क्लेश, लोगों को नींद नहीं आ रही, लोगों को चिंता हो रही, क्या करूं क्या नहीं करूं, लेकिन आपके पास ये मौका है, क्योंकि आरसीएम बिजनेस आप करोगे तो आप हमेशा अच्छा सोचोगे, अच्छा बोलोगे, अच्छा दिखोगे आप। तो आप ये करो। और साहब देखिए कि जैसा कि अभी मुकेश जी बता रहे थे ना, वो बोतल की छेद में बहुत है, और इसी तरीके से जब पैसा आने का आपके पास सिर्फ एक ही तरीका है, जाने के आपके पास कई तरीके हैं, छेद इतने हैं तो बोतल आपकी बढ़ती नहीं, आपका मटका बढ़ता नहीं। तो अगर मटके को भरना है, आप कितनी भी मेहनत करें, कितना भी कुछ करें, उसके छेद इतने हैं। अगर आपको अमीर बनना है तो उसमें आवक को भी बढ़ाना पड़ेगा। तो आप निर्णय ले, आज आरसीएम बिजनेस करने का साहब निर्णय ले, है ना। अब बात करें, कुछ नए साथी भी हो गए साहब, तो मैं क्या, देखिए कि कोई भी कंपनी अगर प्रोडक्ट बनाती है, ट्रेडिशनल बिजनेस में क्या होता है, कोई भी कंपनी प्रोडक्ट बनाती है, प्रोडक्ट बनाने के बाद वो एक सीएंडएफ एजेंट नियुक्त करती है। सीएंडएफ एजेंट एक डिस्ट्रीब्यूटर को नियुक्त करता है, डिस्ट्रीब्यूटर से एक होलसेलर माल लेके जाता है, होलसेलर से एक रिटेलर लेके जाता है। लेकिन जब रिटेलर माल लेके जाता है तो रिटेलर एक बात कहता है कि कौन से प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट आ रहा, उससे ग्राहक कौन से एड को देख के कौन सा प्रोडक्ट मांग रहे हैं, वो उसी प्रोडक्ट को लेके आता है। तो रिटेलर जब लेने जाता है तो कहता है साहब एड करो, देन एडवर्टाइजमेंट आता है उस प्रोडक्ट का, एडवर्टाइजमेंट होने के बाद में वो प्रोडक्ट आपके पास पहुंचता है साहब। लेकिन आरसीएम बिजनेस क्या है, आरसीएम बिजनेस कंपनी से सीधा पैसा आपके पास आता सा प्रोडक्ट, जो बीच का मिडल मैन का जो पैसा है, वो मिडल मैन का पैसा आपको मिलता है। इसको अच्छी तरीके से प्लान को समझने के लिए आज आपको जिन्होंने भी, आप शुक्रगुजार करो उनका जिन्होंने कि आज आपको इस मीटिंग में देखने के लिए आपको इन्वाइट किया, और जिन्होंने आपको आज बुलाया है उनके साथ मिलके, उनके साथ बात करके, उनके साथ आप वीडियो कॉल से बात करके उनको बोलेगा साहब, पूरा प्लान समझिएगा उनसे साहब, ये कि किस तरह से इसमें पैसा आता है, या किस तरीके से मैं कंपनी से मैं सीधा जुड़ूं, बीच में मिडल मैन को मैं हटा दूं, कंपनी से सीधा जुड़ने के लिए जिन्होंने भी आज आपको इन्वाइट किया है उनसे जरूर वीडियो कॉल पे बात करिएगा और आप उनका खूब शुक्रगुजार मानिए। परमात्मा ने आपको आज चुना है साहब इस बिजनेस के लिए। तो आप देखिए, अब देखिए कि आरसीएम बिजनेस के बेनिफिट क्या साहब, ये आरसीएम के अंदर जीरो इन्वेस्टमेंट है साहब, जीरो इन्वेस्टमेंट, इसमें कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। अरे बिजनेस है और इसमें कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, ऐसा कभी हो सकता है क्या साहब? बिल्कुल जी हाँ, ऐसा ही है। ये जीरो इन्वेस्टमेंट का बिजनेस है साहब, जीरो इन्वेस्टमेंट, इसमें किसी तरह की कोई रिस्क नहीं। जब इन्वेस्टमेंट ही जीरो है तो रिस्क किस बात की, रिस्क नहीं है इसमें, और इसमें जीरो इन्वेस्टमेंट है, किसी तरह की कोई रिस्क नहीं है, और आप अनलिमिटेड इनकम इसमें कमा सकते हैं साहब, अनलिमिटेड इनकम कमा सकते हैं। और ये परिवार, यानी कि बाकी के सारे बिजनेस में आप परिवार के साथ नहीं कर सकते हैं, लेकिन इस बिजनेस को जितना आप परिवार के साथ करेंगे उतना बिजनेस आपका दिन दूना रात चौगुना बढ़ता जाएगा, फैमिली के साथ करेंगे तो देन ये बिजनेस ट्रांसफरेबल है साहब, ट्रांसफरेबल इन द सेंस आप देखते होंगे समाज में कई तरह की बातें सुनते होंगे कि
फलाने सेठ ने बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा किया, लेकिन उनकी डेथ होने के बाद उनका बच्चा उस बिजनेस को नहीं संभाल पाया और बिजनेस पूरा कोलैप्स हो गया, खत्म हो गया। जी हाँ साहब, क्यों कि उन्होंने जिन्होंने इस एम्पायर को खड़ा किया, उनमें उस तरह का माइंडसेट था, उनमें उस तरह की स्किल थी, उसमें उन तरह का नॉलेज था। ये नॉलेज, ये स्किल, ये माइंडसेट उनकी संतान में नहीं होने की वजह से वो बिजनेस कोलैप्स हो गया साहब। लेकिन आरसीएम बिजनेस में ऐसा नहीं है साहब। आरसीएम बिजनेस में ये अगर हमारे, जैसे कि मैं बोलता हूं, अगर मेरी डेथ भी हो जाती है, इसका मतलब नहीं है कि मेरा बिजनेस बंद हो जाएगा। क्यों कि मेरी डेथ हो गई, लेकिन इस तरह की हर तरह की सिस्टम जो यूनिक एजुकेशन सिस्टम है, इसकी हर शहर में मीटिंग होती है, हर शहर में सेमिनार होता है, हर शहर में ट्रेनिंग होती है। पूरे भारत में इतने सारे पिकअप सेंटर खुले हुए हैं, बहुत सारे लोग हैं, तो क्या होगा कि यहाँ सिस्टम काम करता है साहब। वो ट्रेडिशनल बिजनेस व्यक्ति प्रधान बिजनेस होता है और ये आरसीएम बिजनेस सिस्टम प्रधान है। अगर मैं नहीं रहूंगा तो भी ये सिस्टम काम करेगा, ये बिजनेस साहब ट्रांसफरल। अगर मेरे बच्चे में उस तरह की स्किल या उस तरह की नहीं है, धीरे धीरे सीखेगा, सब कुछ हो जाएगा, लेकिन उसका बिजनेस कोलैप्स नहीं होगा साहब, बिजनेस बढ़ता जाएगा। क्योंकि जिन लोगों ने स्किल सीखी हुई है, जिन लोगों ने काम कर रहा था, सिस्टम काम करता है साहब, तो ये बिजनेस ट्रांसफरेबल है। और इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि कोई अनपढ़ है। आप कोई भी मोबाइल का बिजनेस करते हो तो सबसे पहले मोबाइल कहां से खरीदना है, किस रेट में आता है, किस में बेचना है। किराना की दुकान पर अगर किराना का सामान करते हैं तो आपको उसका नॉलेज लेना पड़ता है। आप जो भी काम करते हैं साहब, उसमें आपको उस धंधे की नॉलेज लेनी पड़ेगी। और इसमें धंधे की नॉलेज के लिए बिना अगर आप धंधा करोगे तो धंधा नहीं चलेगा साहब। लेकिन आरसीएम बिजनेस में कोई ऐसा एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है साहब। यहां आप जिस व्यक्ति के साथ ज्वाइन हो रहे हैं, यहां सिस्टम सिखाता है, लोग सिखाते हैं, बाकी के बिजनेस में सिखाते नहीं। तो यहां इसमें एक्सपीरियंस के, किसी तरह के एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है। और ये, जी हाँ, ये पैसिव इनकम वाला बिजनेस, जिसे कि मैंने आपको पहले बताया कि पैसिव इनकम वाला बिजनेस है। और ये पार्ट टाइम का बिजनेस था। मैंने भी इस बिजनेस को 4.5 साल तक पार्ट टाइम किया था। 4.5 साल तक पार्ट, जिस समय मैं स्टार रूबी आया, उसी समय मैंने इस बिजनेस को फुल टाइम करना शुरू किया साहब। और मैंने फुल टाइम शुरू करना शुरू किया, तो ये बिजनेस को आप पार्ट टाइम कर सकते हैं। जो भी काम कर रहे हैं आप, नौकरी कर रहे हैं, धंधा कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन उसमें से 1 से 1.5 घंटा नियमित, 1 से 1.5 घंटा नियमित, जी हाँ साहब, रोजाना। ऐसा नहीं कि एक दिन किया, फिर 6 दिन रुक गए, फिर वापस 10 दिन बाद किया, नहीं साहब, नियमित रोज करना पड़ेगा साहब। ये उसी तरीके से, जिस तरीके से एक ट्यूबरक्लोसिस के पेशेंट को लगातार 6 महीने तक रोज टेबलेट लेना पड़ता है, इसी तरह इस बिजनेस को भी कंसिस्टेंसी, आप नियमित 1 से 1.5 घंटा। ये बिजनेस साहब आपसे टाइम नहीं मांगता, ये बिजनेस सिर्फ आपसे प्रायोरिटी मांगता साहब। आप 1 से 1.5 घंटा इसको आप नियमित करते रहे। आने वाला जो समय देखिए कि इस कोरोना की वजह से देश में बहुत आर्थिक मंदी आएगी, पूरा टूरिज्म इंडस्ट्रीज पूरी की पूरी खत्म होने वाली है। कई तरह के उसमें लॉसेज है, एविएशन इंडस्ट्रीज में काफी लॉसेज है। प्लस आप देखें रिटेल इंडस्ट्रीज में, रेस्टोरेंट इंडस्ट्रीज में, रियल एस्टेट में, शेयर मार्केट में, राइड हीलिंग इंडस्ट्रीज में, स्टॉक मार्केट में, प्रोडक्शन इंडस्ट्रीज में, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज में, आपको देखिए कि कई तरह के जो ये सारी इंडस्ट्रीज में काफी सारी मंदी आने वाली है, कई तरह के बेरोजगार लोग होंगे। लेकिन आप देखिए आरसीएम का डिस्ट्रीब्यूटर को जब आप देखेंगे अभी, तो सबके चेहरे पे मुस्कान है साहब। आप, जी हाँ, आप जितने भी लोग लाइव दे आ रहे होंगे, आपको लग रहा होगा सबके चेहरे पे मुस्कान, सबके चेहरों के ऊपर। ये है पावर है आरसीएम बिजनेस की। तो आप देखिए कि आरसीएम बिजनेस आपको एक छत के नीचे सब कुछ देता है साहब। निर्माता से उपभोक्ता का सीधा संबंध, संपर्क देता साहब। इसमें विज्ञापन और वितरण की कोई नहीं है साहब। कम लागत होनी, जैसे कि आपने मुकेश जी की वीडियो देखा होगा साहब, कम लागत इसमें, क्योंकि इसका मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट खुद कंपनी बनाती है साहब, तो इसकी लागत कम आती है, इसीलिए कम रेटों में इतना प्रोडक्ट, बढ़िया प्रोडक्ट दे सकता है साहब। और इसमें कोई भी प्रतिस्पर्धा नहीं है साहब, इसमें कोई आपके साथ में प्रतिस्पर्धात्मक नहीं है। यानी कि आप, जब पहले मुकेश जी बता रहे थे ना कि प्रोडक्ट जो है कि जब आप मार्केट में हमारा डिस्ट्रीब्यूटर प्लान दिखाने जाता है तो ट्रेडिशनल मार्केट के प्रोडक्टों की तुलना करता है साहब, किसी डायरेक्ट सेलिंग की नहीं। यानी कि आरसीएम बिजनेस के सामने दुनिया की कोई डायरेक्ट सेलिंग ऐसी कंपटीटर में नहीं है साहब। नंबर 1 है आप साहब, नंबर 1 है के साथ जुड़ने में का प्लान कर रहे हैं साहब। प्रतिस्पर्धा का कोई भय नहीं है, नकली माल का कोई सावधान, कोई संदेह नहीं है। कोई ऐसे इसमें बिजनेस को करने के लिए कोई ऑफिस सेटअप, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये ऐसा कुछ जरूरत नहीं है साहब। हर उपभोक्ता यानी कि हर आदमी इसको कर सकता है साहब। कहते हैं कि आरसीएम बिजनेस के प्रोडक्ट है, चाहे कोई आदमी बीमार है,
चाहे बेकार है, चाहे बेरोजगार है, तो भी उसको नमक खाना, आटा खाना, चावल खाना, दाल खाना, उसके साथ में उसको चाय पीना, ब्रश करना, नहाना उसकी मजबूरी है साहब, मजबूरी है। यानी कि आदमी चाहे बीमार हो, बेकार हो, कैसा भी हो, उसके पास पैसा नहीं होगा तो भी अड़ोसी पड़ोसी रिश्तेदार उसे उधार लेके चाय की पत्ती लेके आएगा साहब, घर में कोई मेहमान आएगा। तो आरसीएम बिजनेस के जो प्रोडक्ट हैं वो कोई ऐसा एसेंशियल प्रोडक्ट है साहब, ये आपके हर कोई इसको कर सकता है और इसको आप पार्ट टाइम में कर सकते हैं साहब। आरसीएम बिजनेस का मुख्य उद्देश्य क्या था? हेल्थ यानी कि स्वास्थ्य रक्षा, नए भारत का निर्माण और स्वावलंबन यानी कि व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनाना, अपने पांवों पर खड़ा करना साहब। और देखिए साहब इसमें, और फाउंडर मेंबर ऑफ आईडीएसए, आईडीएसए का ये फाउंडर मेंबर है साहब। और बहुत ही अट्रैक्टिव बिजनेस अपॉर्चुनिटी साहब, यस, जीरो जीरो इन्वेस्टमेंट बिजनेस अपॉर्चुनिटी है साहब, ये अट्रैक्टिव बिजनेस अपॉर्चुनिटी है। और कई तरह के आरसीएम के जो प्रोडक्ट है, उन प्रोडक्टों पे, उन ब्रांड वालों के प्रोडक्टों के साथ हमारे कई तरह के अवार्ड मिले हुए साहब, अवार्ड मिले हुए हैं। और मैन्युफैक्चरिंग से सर्टिफाइड है साहब, बढ़िया एकदम। और हमारे पास जो प्रोडक्ट हैं इसमें पर्सनल केयर के प्रोडक्ट हैं, हेल्थ केयर के प्रोडक्ट, फूड एंड ग्रोसरी के प्रोडक्ट हैं, होम एंड किचन के प्रोडक्ट हैं, हाउस होल्ड के प्रोडक्ट हैं, मीन्स फैशन के, हेल्थ केयर ग्रोसरी के प्रोडक्ट हैं, होम एंड किचन के प्रोडक्ट हैं, हाउस होल्ड के प्रोडक्ट हैं, मीन्स फैशन के प्रोडक्ट है, वुमेन फैशन के प्रोडक्ट है, किड्स अपीयर्स हैं, बैग एंड एसेसरीज हैं, फुटवियर हैं, कॉस्मेटिक हैं, बेडशीट्स हैं, एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट हैं और कई तरह के टूल्स हैं साहब। ये जो है कहते हैं गुड मॉर्निंग से लेके गुड नाइट तक के प्रोडक्ट हैं साहब, है ना। टीसीजी का विजन क्या है कि देखिए कि डायरेक्ट सेलिंग की हिस्ट्री में बेस्ट प्लान है साहब, जनरेशन प्लान, सबसे ज्यादा पैसा। जो कि आपने एक वीडियो देखा होगा कि हमारे प्लान में लोग कहते हैं कि पैसा नहीं है, मुकेश जी का आपने वीडियो देखा होगा। तो बेस्ट प्लान है साहब, ये आरसीएम बिजनेस का जो प्लान है बेस्ट प्लान है। और लाइफ टाइम यानी कि टाइटल, यानी कि आपने जिस तरीके से आपका पिताजी का मकान है, पिताजी नहीं रहते, वो मकान आपके नाम पे ट्रांसफर हो जाता, आप नहीं रहते हैं, आपके बच्चे के नाम पे ट्रांसफर हो जाता साहब। ये बिजनेस ट्रांसफरेबल है, जनरेशन टू जनरेशन का बिजनेस है साहब। क्वालिटी इसके प्रोडक्ट जनरेशन प्लान है और जीरो इन्वेस्टमेंट है और सर्टिफिकेशन गारंटी, यानी कि प्रोडक्ट कोई भी कंपनी के प्रोडक्ट अगर 19 साल 20 साल से कंपनी चल रही है, लोगों को एक दिन के लिए, एक महीने के लिए, 2 महीने के लिए, 1 साल के लिए, 2 साल के लिए लोगों को बेवकूफ बनाया जा सकता था, लेकिन 20 साल तक कोई लोग बेवकूफ नहीं बनेंगे। अगर प्रोडक्टों की अगर कंटिन्यूटी, अगर डिमांड आ रही है, कंटिन्यूटी वापस रिपीट प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, अच्छा है इसलिए खरीद रहे हैं साहब, तो सर्टिफिकेशन गारंटी है साहब। और ट्रेनिंग सिस्टम बाय यूएस, लोगों को डेवलप करने के लिए यूएस का ट्रेनिंग सिस्टम है साहब। आप किसी भी बैकग्राउंड से बिलोंग करते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, यूएस उसकी जिम्मा लेता है। अगर आप चाहते हैं कि मुझे कामयाबी लेनी है तो आप यूएस जिम्मा लेना चाहता है। अगर आप निर्णय लेते हैं कि मुझे आरसीएम बिजनेस करना है तो सब मैं आपसे एक ही बात बोलता हूं कि अपनी दुकान खोले साहब। इस क्वारंटाइन टाइम में अपनी दुकान, हर हमारे जो प्रोडक्ट हैं लोगों को इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के प्रोडक्ट हैं, शुद्ध प्रोडक्ट हैं साहब। अपनी दुकान खोलिए, अपनी दुकान अपने लिए और अपनों के लिए। इससे आपका क्या होगा कि आपके घर में 100% प्रोडक्ट का यूज होगा। आपके अड़ोसी पड़ोसी को बोलिएगा कि ये सारे नमक चाहिए, हल्दी चाहिए, मिर्ची चाहिए, धनिया चाहिए, चाय की पत्ती चाहिए, साबुन चाहिए, सर्फ चाहिए, तो मेरे पास है, मेरे पास अवेलेबल है। इससे आपकी सेल होगी। रोज 100-250 रुपए, 100-200 रुपए भी आपके पास अगर वो रिटेल प्रॉफिट और कम आता है तो आपका रोज का साहब चाय का खर्चा निकलेगा, दूध का खर्चा निकलेगा, सब्जी का खर्चा निकलेगा साहब। क्वारंटाइन टाइम में आप अपनी दुकान खोलिए, अपने नियरेस्ट पिकअप अपनी दुकान पे काम करिए साहब। डायमंड, आप जब अपनी दुकान पे काम करेंगे तो आपका डायमंड क्लब साहब ऑटोमेटिक होने लग जाएगा। और डायमंड क्लब होने लगता ना तो आप ये समझिए कि साहब दुनिया का ऐसा कोई बिजनेस नहीं है जिसमें 72% रिटर्न हो साहब। जी हाँ, 72%, मिनिमम 72% रिटर्न। आप देखिए कि अगर आप 10,000 रुपए पूंजी लगा के अगर डायमंड क्लब करते हैं, 5,000 बिजनेस वॉल्यूम करते हैं, तो एक महीने का अगर मेरे लोएस्ट से लोएस्ट आता तो 600 रुपए कमीशन आता साहब। और 600 रुपए कमीशन आता तो 72 7,200 रुपए, 10,000 का 7,200 रुपए आपको कमीशन आ रहा। 72% रिटर्न किसी भी बिजनेस में नहीं साहब, 72% रिटर्न। और उसके साथ में रिटेल और एमआरपी और डीपी का डिफरेंस है। अगर आप एमआरपी पे बेचते हैं तो वो डिफरेंस और अलग है साहब। और मैंने मिनिमम पकड़ा 10% का, इससे अगर आप और बढ़ते जाएंगे तो कितना परसेंटेज करेंगे साहब? 200% तक जाएगा, 250%, 300% तक रिटर्न पे जाएगा साहब। तो इतना बढ़िया प्लान, शानदार प्लान है साहब। और
आपको देखे कि आप जिन्होंने भी आपको इनवाइट किया उनसे पूरा परफॉर्मेंस बोनस, रॉयल्टी कैसे आती, टेक्निकल कैसे आता, सब उनसे आप समझिएगा कि कैसे इस बिजनेस में मेरे को इसका काम करना है। ये सारी चीजें आप उनसे समझिएगा। और मैं आपसे सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूं कि आपको साफ निर्णय लेना पड़ेगा, केवल इच्छा करने से नहीं होगा। और निर्णय के साथ साथ में जो भी निर्णय ले रहे हैं उस पर विश्वास करना होगा। अपने जीवन के उद्देश्य मान बनाओ साहब, अपने मिलने जुलने वाले लोगों को, रिश्तेदारों को, उनको ये बताओ साहब कि ये बिजनेस कैसे लोगों, कैसे आप बड़ी इनकम कर सकते। ये दुनिया का यूनिक सिस्टम है साहब, यूनिक बिजनेस है दुनिया का, ये दुनिया का यूनिक बिजनेस है। और लास्ट में मैं आपसे सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूं, देखिए कि एक शहर में दो लोग रहते थे, दो भाई रहते थे। एक भाई शराबी था, उसके परिवार में हमेशा कलह रहता था, खूब मारपीट करता था वो, समाज में उसकी कोई इज्जत नहीं थी। और उसका दूसरा भाई उसी शहर का नामी ग्रामी बिजनेसमैन था, सफल बिजनेसमैन था। लोगों ने सोचा कि समाज के लोगों ने सोचा कि आखिर पता लगाए कि दोनों एक ही पिता की संतान है, दोनों की रगों में एक ही पिता का खून दौड़ रहा है, दोनों ने एक ही मां का दूध पिया है, दोनों ने एक ही चूल्हे की रोटियां खाई है, फिर आखिर इतना वेरिएशन क्यों है। तो वो सबसे पहले शराबी बच्चे के लड़के के पास जाते हैं, शराबी क्यों कर रहे हो। तो वो बोलता है कि मेरे पिता, जब मैं छोटा था तो मेरे पिता नशे की हालत में घर आते और घर आके वो खूब हमें मारते पीटते, घर में कलह करते, और कलह के साथ साथ कलह करते। तो आप मेरे से क्या उम्मीद लगाए, मैं मेरे पिता से इंस्पायर होके जब वही ऐसा करते थे तो मैं वैसा ही कर रहा हूं। वो जब उसका जवाब सुन लेते हैं तो दूसरे के पास जाते हैं और उससे पूछते हैं कि आप इस शहर के एक सफल बिजनेसमैन हैं, अच्छे नामी ग्रामी बिजनेस का मैन है, आपके पीछे इंस्पायर क्या है, इसके पीछे क्या कारण है। तो बताइए आप उसका क्या जवाब होगा। और उसका जवाब अपने बच्चे को अच्छी राह कैसे दिखा सकता है। तो उसने उसने कहा कि जब मैं छोटा था तो मेरे पिता नशे की हालत में आते, वो खूब मारते खूब पीटते, तब मैं छोटा बेटा कोने में बैठा बैठा एक ही निर्णय लिया कि मुझे मेरे पिता जैसा नहीं बनना साहब, मुझे मेरे पिता जैसा नहीं बनना साहब। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हालात से, आपकी कैसे हालात से हो, आपके कैसे माहौल से हो, ये सिर्फ आपके निर्णय पे और आपकी सोच पे फर्क पड़ता है। आपके हालात कैसे भी हो, आप कैसे भी हालात में हो, लेकिन अगर आपने सोच लिया कि मुझे कामयाब होना है तो आप कामयाब हो सकते हैं साहब। अपनी सोच को बदलो ताकि आप कामयाब हो जाए। थैंक यू। जय आरसीएम।